पिछले दिनों हमने एक निमंत्रण कार्ड पर चर्चा किया था। चलिए उसी से संबंधित कुछ बातें आज कर लेते हैं कि एक कार्यक्रम का आयोजन भंवरपुर बसना छत्तीसगढ़ में किया गया था। उसके निमंत्रण के कार्ड तो छपे थे और एक कार्ड का विषय पिथौरा क्षेत्र के लोगों ने संस्था के अध्यक्ष के समक्ष लाया था कि कार्ड में कुछ सुधार होना चाहिए और एक समयावधि का निवेदन किया था। अब तो कार्यक्रम संपन्न हो गया, पर उस कार्ड में किसी प्रकार का कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। पर एक बात खुलकर आई कि रायगढ़ जिले के किसी तहसील के एक अन्य समाज की महिला जो जिला पंचायत के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुई है, उसका नाम उस कार्ड पर था और उस कार्ड पर बदलाव भी किया गया। जब पिथौरा इकाई के लोगों ने बदलाव का निवेदन किया संस्था के अध्यक्ष को, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि ये बदलाव नहीं हो सकता है। ये सब बातें मुझे कहाँ से मिली, तो मैं बताना चाहूँगा। मैंने क्षेत्रीय अध्यक्ष से इस संबंध में बातचीत किया था कि भाई साहब आप लोग निवेदन तो करिए केंद्रीय समिति के अध्यक्ष साहब से। उन्होंने बताया कि हमने चर्चा की है साहब, एक व्यक्ति उस पर अड़ा हुआ है। पर मैंने उनको आखिरी दम तक ये कहा कि आप निवेदन तो करके देखो, शायद कुछ संशोधन हो जाए। पर उस अध्यक्ष महोदय के निवेदन पर उस कार्ड में बदलाव नहीं हुआ। पर न जाने ये कैसे एक जो रायगढ़ जिले के कथित महिला जिला पंचायत सदस्य जो अन्य जाति के हैं, उनको अतिथि बना दिया गया था, उसमें बदलाव कर दिया गया। तो ऐसा लगता है कि जिन नामों को लेकर पिथौरा क्षेत्र के इकाई ने अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया था, उससे कहीं प्रबल संभावना जो है उस महिला के कार्ड में छपे हुए नाम से हो गया और उसमें बदलाव कर दिया गया। चलो अच्छी बात है, एक सुधार हो गया। समाज के आदमी लोग का नाम ना छपे और वो पदाधिकारी रहें, उनका नाम ना आए, कोई बात नहीं है। पर जिस आदमी ने कार्ड में नाम छपाया था और उसको सर्कुलेट किया था कि भाई ये हमारे जिला पंचायत सदस्य हैं, इनका हम सम्मान करेंगे, तो ये बहुत चर्चा का विषय है। आज देखने को मिला है, हमारे साथियों ने इस बारे में हमको बातचीत करने का प्रयास किया, तो हमने कहा कि अब केंद्रीय अध्यक्ष साहब हैं, उनसे मिलिए, शायद वो बता पाएँ कि उनका नाम किस व्यक्ति ने छपाया कार्ड में और किसने सर्कुलेट किया, और किस व्यक्ति ने जिन दोनों व्यक्तियों का नाम लिया था जो पूर्व में केंद्रीय अध्यक्ष थे, उनका नाम जुड़ने नहीं दिया। और हमारे संविधान में इन सब को हटकर अब बात करते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा ग्राउंड होता है कि किसको हम अतिथि बनाएं, किसका सम्मान करें। हमें संविधान जो पंजीकृत है उसमें ऐसा कौन सा गाइडलाइन और कौन सा नियम दिया गया है कि कौन व्यक्ति हमारे कार्यक्रम का अतिथि रहेगा और किसको हम बुलाएंगे, और क्या जो हमारी पंजीकृत संस्थान है ये छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत पंजीकृत है। तो जब हम उड़ीसा के लोगों को आमंत्रित करते हैं तो क्या हमारे इस संविधान का उल्लंघन हो पाता है या नहीं हो पाता है, या हमारा संविधान उड़ीसा राज्य के लिए, क्योंकि वाणिज्य विभाग जो है वो छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत आता है और उसी के अंतर्गत फर्म सोसाइटी होती है और प्रत्येक स्टेट के लिए स्टेट सब्जेक्ट का सिलेक्शन होता है। तो ये छत्तीसगढ़ स्टेट का सिलेक्शन विषय है वाणिज्य विभाग, जो वर्तमान में 2 मंत्रियों के अधीन है हमारे छत्तीसगढ़ शासन में, ओपी चौधरी साहब और लखनलाल देवांगन जी। दोनों के अलग अलग विभाग हैं, लेकिन वाणिज्य विभाग में इन दोनों की भूमिका का वर्णन देखने को
पढ़ने सुनने को मिलता है। तो क्या हमारे ओपी चौधरी साहब को, लखनलाल देवांगन जी को, उड़ीसा के लोगों को अतिथि बनाने का संविधान में ऐसा कोई संशोधन हुआ है? शायद, मुझे तो नहीं मालूम है, लेकिन अगर हुआ होगा तो नई बात है। सबको हमारे केंद्रीय समिति से इस चीज़ की जानकारी मिलनी चाहिए कि हम उड़ीसा के लोगों को अतिथि बना सकते हैं, उनका सम्मान कर सकते हैं। और उसका ग्राउंड भी होगा हमारे संविधान में कि किस ग्राउंड पर कौन कितना अर्हता रखता है, कितनी योग्यता है, कितनी आर्थिक स्थिति मजबूत है, कितने सामाजिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम किए हैं। तो इन ग्राउंडों का भी होना चाहिए जो उन कार्ड में नाम दिखे या सब लोगों को सर्कुलेट किया गया। तो उन लोगों का अर्हता उस ग्राउंड में था या नहीं था, ये सब चीज़ सोचने का विषय है। अगली पंक्ति में अपन बात करते हैं कि ये जो कार्ड तैयार किया गया, इस कार्यक्रम को किसने आयोजित किया था। पता चला निर्वाचन के बाद रायगढ़ में चारों निर्वाचित पदाधिकारीगण का शपथ ग्रहण किया जा चुका था। जब एक बार शपथ ग्रहण हुआ, बैंक स्टेटमेंट में उनका रिकॉर्ड अंकित हो गया, वो अध्यक्ष के रूप में शासन के अभिलेखों में आने लग गए, तो क्या दोबारा शपथ ग्रहण उसी पद का फिर लिया जा सकता है? और ऐसा शपथ ग्रहण कार्यक्रम भंवरपुर में हुआ, ऐसा लोगों का कहना है। क्योंकि उस कार्यक्रम में मैं तो उपस्थित नहीं था, लेकिन जो वीडियो सर्कुलर हुए सोशल साइट फेसबुक में या व्हाट्सएप में, ये सब चीज़ देखने को मिला कि अध्यक्ष साहब ने, केंद्रीय अध्यक्ष साहब ने दोबारा वहाँ पर शपथ ग्रहण किया है। और दो लोग हैं जो जिन लोगों ने वहाँ शपथ लिया था रायगढ़ में, उन्होंने भी शपथ लिया है। जब एक बार शपथ ग्रहण हो गया अध्यक्ष साहब का, तो उसी शपथ ग्रहण के लिए अतिरिक्त आर्थिक व्यय क्यों होना चाहिए? क्या हमारे समाज में अनेक बार शपथ ग्रहण करने का संविधान में वर्णन है? और शपथ ग्रहण एक बार हो चुका तो कहीं भी दोबारा शपथ ग्रहण हो, ऐसा सुनने में तो हमको आज तक नहीं आया है। पर अपना अपना अधिकार है। अब प्रश्न जो चर्चा के लिए उत्पन्न हुआ कि मनोनयन हमारे बहुत सारे अच्छे साथियों का, महिलाओं का इस केंद्रीय समिति में हुआ है। सभी लोग बधाई पात्र हैं कि उनको जिम्मा जो है मिला है, और भले अच्छे ढंग से उनकी जो जिम्मेदारी है उस पर वो स्थापित रहेंगे। तो ये मनोनयन का अधिकार हमारे संविधान में अध्यक्ष साहब को है कि सभी निर्वाचित लोगों को है? यह सभी निर्वाचित लोगों के परामर्श से हुआ है। तो ऐसे चीज़ की प्रतिलिपि सभी सामाजिक बंधु को मिलना चाहिए कि ये शक्तियाँ केवल अध्यक्ष साहब में निहित है, और जो अन्य समिति के सदस्य हैं उनको कोई अधिकार नहीं है। मनोनयन का कार्य तो हुआ ही, साथ साथ ये विषय है कि इस मनोनयन होने में उन लोगों की अर्हता क्या है जो लोग मनोनीत हुए। क्या वो संरक्षक सदस्य हैं, क्या वो किसी क्षेत्र के सक्रिय सदस्य हैं, या किसी की विशेषज्ञता माहिर है, या उनको नए रूप में जिम्मेदारी देने का जो जिम्मा है केवल अध्यक्ष पद को है, या उन सभी निर्वाचित लोगों को है जो लोग निर्वाचन में आए हैं। ऐसे विषय वस्तु की जानकारी जो है सार्वजनिक होना चाहिए, और सभी लोगों की जिज्ञासा है जिन लोगों ने चर्चा का विषय लाया है। और मैं केंद्रीय समिति के लोगों के सम्मानीय बंधुओं से यही निवेदन करूंगा, इन विषय पर चर्चा करके हम लोगों को अवगत कराएं कि क्या ऐसी व्यवस्थाएं संविधान के किन बिंदुओं पर वर्णित है, और वर्णित है तो इस सर्कुलेशन से समाज को लाभ मिलेगा। और एक बात और कहूँगा कि मैं जो नई केंद्रीय समिति गठित हैं सब लोगों से कि आप लोग अपने जिम्मेदारी को लेते हुए सबसे पहला काम करेंगे कि जो हमारी केंद्रीय समिति के लोगों ने पिछले 20 साल में शासन के समक्ष जो संशोधन पेश किए हैं उन संशोधन को जल्दी किया जाए, ताकि ये मनोनयन
कि वैधता और जिम्मेदारी सबको बराबर ढंग से मिल सके। अगर ये संविधान संशोधन नहीं होता है तो अपन ये मान के चलते हैं कि जो प्रचलित आज का संविधान है उसको हम मान लें, और उसको मान लें तो हमारा जो पंजीयन का संविधान है उस संविधान में क्या क्या वर्णन है, निर्वाचन के बारे में, मनोनयन के बारे में, पदाधिकारियों के कार्य प्रणाली के बारे में और उनके मुख्यालय के बारे में, जैसा एक विषय आता है कि जहाँ जहाँ अध्यक्ष हैं वहाँ पर उनकी प्रमुखता बने रहेगी, और जहाँ अध्यक्ष अनुपस्थित हैं वहाँ उपाध्यक्ष की भूमिका रहेगी। अब हमारा केंद्रीय कार्यालय है समाज का रायगढ़। रायगढ़ में कितने दिन हमारे अध्यक्ष साहब रहते हैं? अगर अध्यक्ष साहब नहीं रहते हैं तो उपाध्यक्ष साहब वहाँ पर रहते हैं, या उपाध्यक्ष साहब नहीं रहते हैं तो कौन केंद्रीय कार्यालय को संचालित करेगा? उन परिस्थितियों का भी एक संविधान का वर्णन जो है सभी सामाजिक बंधुओं को मिलना चाहिए। और मैं पुनः आप सभी लोगों को अवगत कराना चाहूँगा कि आप सबको जो जिम्मेदारी मिली है उसको संवैधानिक रूप से स्थापित करके समाज को की जिम्मेदारी जो है, समाज जो दिशा तय करती है उसमें करेंगे। और यह भी देखेंगे कि जो हमारे पुराने अध्यक्ष हो जाते हैं, आज वर्तमान अध्यक्ष हैं, कल इन्हें भी पुराना होना है। और बहुत सारे ऐसे सामाजिक बंधु हैं जिनकी जिम्मेदारी समाप्त होते ही वो हमारे एक सम्मानित व्यक्ति होते हैं। संविधान में उनका वर्णन है कि उनको क्या जिम्मेदारी मिलती है। तो ऐसे लोगों का सम्मान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, सभी सामाजिक बंधु को इस बारे में विचार विमर्श करना चाहिए, क्योंकि जो दिशा हम लोग तय करेंगे वही हमारे आने वाली पीढ़ी हमको लौटाएगी। और मैं तो ये निवेदन करूँगा कि सभी जो केंद्रीय समिति के सामाजिक बंधु हैं, आप सब मिलकर सर्वप्रथम हमारे संविधान के जो संशोधन छत्तीसगढ़ शासन के पास लंबित है उसको पूर्ण कराएं, और पूर्ण कराने के बाद ही संस्था के आर्थिक व्यय और आय है उसको विधिवत रूप से करें। और विधिवत करने के बाद आपके द्वारा जो समाज को दिया जाना है उसकी एक दिशा रेखा भी सामाजिक बंधु जानना चाहते हैं। आप लोग नए आए हैं, क्या करना चाहते हैं समाज के लिए, या समाज के लोगों से क्या अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद।